नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशास तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 117 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूँ। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में हमारी इस ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका मंथ कैसा होने वाला है, आपका ये वर्ष कैसा होने वाला है, साथ ही साथ विभिन्न ग्रहों का राशि परिवर्तन प्रभाव आपके लग्न एवं आपके राशि के आधार पर क्या फल को लेकर के आ रहा है, तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शुरुआत में 2 प्लेलिस्ट का लिंक देखने में मिलेगा। उन दोनों ही प्लेलिस्ट के लिंक पर जाते ही आप अपने लग्न एवं अपने राशि के अनुसार अपने पूरे वर्ष का, अपने पूरे मंथ का और अपने पूरे जीवन का हाल जान सकते हैं। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करना चाहिए, जिन उपायों को करके आप अपने इस जीवन को और बेहतरीन बना सकें, इस विषय में भी चर्चा उन वीडियोस के अंत में की जा चुकी है। तो अवश्य ही इस वीडियो को देखने के बाद में उन प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है ये ममता जी देवी जी का है। इन्होंने पूछा है कि अगर कोई इंसान डेली स्तोत्र पाठ और जाप करता है लेकिन अगर 2 या 3 दिन वो ट्रेन ट्रैवल में है और ये सब वो फॉलो नहीं कर पाता, तो इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है और ऐसे में क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन दें। देखिए, यदि आप कोई डेली स्तोत्र जाप पाठ, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, तो आप अगर ट्रैवलिंग के दौरान पर हैं, तो देखिए नॉर्मली तो ऐसा नहीं ही होता है ना कि आप 3 दिन लगातार ट्रेन में हो। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता, बट नॉर्मली ये नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि आपकी आज की ट्रेन है ना? आज मान लीजिए दोपहर 12 बजे की आपकी ट्रेन होती है, तो आप सुबह की पूजा पाठ इत्यादि करके 12 बजे की ट्रेन में बैठ जाओगे। 24 घंटे का भी ट्रैवल होगा तो नेक्स्ट डे आप 12 बजे वहाँ पहुँच जाओगे। होटल इत्यादि लेंगे या जहाँ भी जाएँगे 12 बजे पहुँचेंगे तो 2, 3, 4 बजे तक नहा धो के आप शाम को पूजा इत्यादि कर सकते हो। ये एक व्यवस्था आपके पास में बनती है। मान लेते हैं हम आपकी सुबह की 6 बजे की ट्रेन है, तो आप सुबह रात के 2 बजे ही उठ जाइए। 3-4 बजे आप अपनी पूजा पाठ करके बैठिए तो वो दिन आपका कंप्लीट हो गया। देन नेक्स्ट डे आप भले ही शाम को भी पहुँचते हो वहाँ पर, लगभग 36 घंटे की भी ट्रैवल करके आप पहुँचते हो, तो शाम को जाकर के आप उस पूजा पाठ को कर सकते हो। बट हाँ, ये चीज़ ज़रूर एक हो सकती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप शाम को बैठते हो ट्रेन में, 6 बजे बैठ रहे हो आप शाम को ट्रेन में, तो उस दिन की तो पूजा आपने कर ली। अब नेक्स्ट डे आप रात को 12 बजे 2 बजे पहुँचते हो, तो वो पूरा जो नेक्स्ट डे है आपका, जब आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, वो एक परेशानी का कारण बन जाएगा कि उस दिन अब आपका जो नित्य क्रम है आपका कि आप नित्य जो स्तोत्र का पाठ और जाप इत्यादि करते हैं, वो नहीं हो पाएगा। तो इस केस में जो शास्त्र कहता है कि पहली उक्ति तो यही आ जाती है कि यात्रा के दौरान सूतक होता है, तो सूतक में इन सब चीज़ों को करने का दोष नहीं लगता है, तो आप नहीं करें। बाकी संध्या वंदन के लिए जो नियम आते हैं, जैसे मैं संध्या वंदन करता हूँ, तो संध्या वंदन के लिए नियम आते हैं। हालाँकि मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं है आज तक कि इतना लंबा कभी ट्रैवल करना पड़े। जो भी ट्रैवलिंग होती है, वो इसी तरह से होती है कि एक दिन की पूजा यहाँ हो जाए, नेक्स्ट डे की पूजा वहाँ पहुँचने के बाद में हो जाती है। बट इसके लिए आप एक विकल्प है आपके पास में, आप ये कर सकते हो कि ट्रेन में ही यदि संभव है तो हाथ मुंह इत्यादि धो करके आप एक जगह साइड में बैठ जाएं, और अगर नहीं ये भी संभव है तो भी आप एक जगह साइड में बैठ जाएं। बैठे तो होंगे ही, ऐसा तो है नहीं कि पूरी इतनी लंबी जर्नी खड़े होकर के करेंगे, कहीं ना कहीं तो बैठे ही होंगे। तो वहीं पर आप आंख बंद करके मानसिक रूप से अपने नित्य क्रम को कर सकते हो। जैसे कि नित्य शुरुआत होती है सूर्य को जल देने से, जो आप करते हैं, तो आंख बंद करके आप इमेजिन करें कि आप सूर्य को जल दे रहे हैं उस समय पर। देन जो आप स्तोत्र इत्यादि का पाठ करते हैं, वो आप मन ही मन उस पाठ को कर सकते हैं और मन में ही बिना किसी माला इत्यादि के आप मन में ही उन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इससे आपका वो जो क्रम है वो बना रहेगा, वो आपका क्रम नहीं टूटेगा। इसको मानस पूजा, मानसिक पूजा भी कहा जाता है। तीसरी व्यवस्था यहाँ पर ये जो देखने में आती है वो ये भी आती है कि जो आप बोल रहे हो ना कि 3 दिन ट्रैवल में करें, तो शास्त्र ये भी कहता है कि जो जैसे जो प्रत्यक्ष देवता हैं, जैसे भगवान सूर्य हैं, तुलसी हैं, गाय हैं, इनके दर्शन कर लेने से
इनकी परिक्रमा कर लेने से भी नित्य का जो आपका क्रम होता है, नित्य की जो आपकी पूजा होती है, उसका क्रम नहीं टूटता है। तो ट्रेन में है तो ये तो संभव नहीं है। सूर्य भगवान के दर्शन जरूर किए जा सकते हैं, लेकिन उससे मतलब दर्शन तो कर लें आप, लेकिन अगर ट्रेन में आप हैं तो आपके पास समय तो होगा, तो आप ये मानसिक पूजा वाली व्यवस्था की तरफ यदि जाएंगे तो आपके आधे घंटे में ये बैठे बैठे वहाँ पर हो जाएगी। तो आप इस तरह से उसको कर सकते हो। बाकी कोशिश यही करनी चाहिए कि क्रम ना टूटे। अब किसी मजबूरी की वजह से या कोई ट्रैवल करना ही है या करना ही पड़ जाए तो फिर आप इस तरह से कर सकते हो। जैसे वैष्णो देवी या केदारनाथ इत्यादि की यात्रा जब होती है तो ये परेशानी थोड़ी सी आ सकती है वहाँ पर। तो मैं भी सोचता हूँ कि इस तरह की स्थिति ना आए। अगर इस तरह की स्थिति आएगी तो फिर जो मैंने आपको बताया वो मैं भी करूँगा, हालांकि ऐसा अभी तक नहीं करना पड़ा है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। अगला प्रश्न जो है कृतिका जी का है, इन्होंने पूछा है कि यदि कोई ग्रह जन्म लग्न में वक्री हो लेकिन नवांश में उच्च हो तो क्या वहां पर भी वक्री माना जाएगा, क्या प्रभाव होगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत से एस्ट्रोलॉजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको इसमें डाउट आता है। इनफैक्ट बहुत शुरुआती दौर में तो मुझे भी इस प्रश्न पर डाउट हुआ करता था जब मैं ज्योतिष की बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहा था, कि जैसे कहा जाता है ना कि कोई ग्रह उच्च राशि में बैठा हुआ है पर नवांश में वो नीच का हो जाए तो क्या होगा? वो नीच के समान फल देगा। जन्मांक में कोई ग्रह नीच के यदि बैठा हुआ है, वो नवांश में जाकर के उच्च का हो जाए तो वो उच्च के समान फल देगा। यदि दोनों ही जन्म कुंडली में जन्मांक में नवांश में कोई ग्रह उच्च का है तो वो उच्च राशि में वर्गोत्तमी है तो वो अच्छा फल देगा, क्योंकि वो प्लैनेट वर्गोत्तमी है। दोनों ही जगह वो अगर नीच का है तो शुरुआत में संघर्ष लेकिन बाद में अच्छा फल देगा, क्योंकि नीच राशि में वो वर्गोत्तमी हुआ है। दूसरा कथन यहाँ पर यह आता है कि यदि कोई ग्रह जन्म कुंडली में उच्च राशि में वक्री हो जाए, इस पर मैंने बताया है कि अगर कोई ग्रह उच्च राशि में वक्री हो जाए तो वो नीच के समान फल देता है, और अगर कोई ग्रह नीच राशि में वक्री हो जाए तो वो उच्च के समान फल देता है। तो अब क्वेश्चन ये निकल करके आता है जो आपने पूछा है कि कोई ग्रह जन्म लग्न में वक्री हो तो वो नवांश में भी वक्री होगा। अब नवांश कुंडली में अगर वो उच्च राशि में बैठ करके वक्री हो जाए तो वो नीच के समान फल देगा कि उच्च के समान फल देगा? तो देखिए इस केस में उच्च की स्थिति नवांश कुंडली में उस ग्रह की उच्च की स्थिति क्यों बनी है? वो इसीलिए बनी है क्योंकि वो जन्म कुंडली में किसी ऐसे राशि के, किसी ऐसे नक्षत्र के, किसी ऐसे पद में बैठा हुआ है जिस वजह से वो ग्रह जाकर के नवांश में उच्च का हो रहा है। तो कहीं ना कहीं नवांश में उस ग्रह का उच्च का हो जाना उस ग्रह की कमजोरी को काफी हद तक कम तो कर देगा, परंतु उच्च राशि में वो ग्रह नवांश कुंडली में भी जाकर के वक्री हुआ है तो जो श्रेष्ठ रिजल्ट मिल सकता था, जो बहुत अच्छा रिजल्ट उसका नवांश में उच्च के कारण होने में मिल सकता था, उच्च राशि में होने के कारण मिल सकता था, उसमें कुछ हद तक कमी आपको अवश्य ही देखने में मिल जाएगी। अब अगर वो ग्रह आपके लिए जन्म कुंडली में कारक है तो वो परेशानी और कम मात्रा में होगी, लेकिन यदि वो अकारक है तो वो परेशानी थोड़ी बड़ी मात्रा में आपको देखने में मिल सकती है। तो इसको आप इस तरह से देख सकते हैं। वक्री स्थिति का प्रभाव तब भी रहेगा क्योंकि वो वक्री तो है ना वहां पर। अब उच्च राशि में वक्री हुआ है तो वो उसका रिजल्ट अलग निकल करके आएगा, लेकिन चूंकि वो एक ऐसे पद में बैठा है जहां पर वो संतुष्ट होकर के अपनी उच्च राशि में गया है, इस वजह से नीच का फल जो इतना बड़ा मिलना था वो उतना बड़ा ना मिल करके इतना ही मिलेगा। बाकी शुभ प्रभाव आपको मिलेगा क्योंकि वो ग्रह कहीं ना कहीं उच्च राशि में जाकर के बैठा हुआ है। इसको इस तरह से आप समझ सकते हो। अगला प्रश्न जो है ये भी ममता देवी जी का ही है। इनके दो प्रश्न आ गए हैं इसी कार्यक्रम में कि कुंडली में कौन कौन सी महादशा के अंतरदशा में कष्ट होता है, चाहे कुंडली कोई सी भी हो। एग्जाम्पल गुरु में राहु। इसके अलावा जी ये कुछ यूनिवर्सल दशाएं होती हैं, जैसे ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जिस ग्रह की महादशा है उस ग्रह की महादशा में उसी ग्रह का अंतर यदि आ जाए वो बहुत ज्यादा शुभ फल प्रदाता नहीं होता, जिसको जन्म तारा कहा जाता है। गुरु की महादशा में गुरु का अंतर हो गया। नॉर्मली जिस ग्रह की महादशा है तो उसका जो पहली अंतरदशा आती है वो उसी ग्रह की होती है तो वो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन ये सामान्य तर्क है। परंतु जो पापक ग्रह हैं जैसे राहु की महादशा में राहु का अंतर, शनि की महादशा में शनि का अंतर, राहु की दशा में शनि का अंतर, शनि की दशा में राहु का अंतर, एक आपने लिख ही दिया है फिफ्थ वाला, गुरु की महादशा में राहु का अंतर। ये सब जो अंतर है बहुत ज्यादा शुभ फल प्रदाता नहीं होते हैं। शनि की दशा में मंगल का अंतर भी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां देता है। मंगल की दशा में शनि का अंतर भी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां दे देता है। किसी भी ग्रह की महादशा में राहु या केतु का जब प्रत्यंतर दशा आता है तो वहां पर भी कुछ हद तक नेगेटिविटीज अवश्य ही देखने में आती हैं। और अगर पापक ग्रह की महादशा में पापक ग्रह का अंतर हो तो वो ज्यादा अशुभ फल प्रदान करने वाला माना जाता है। तो इसके लिए उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग उपाय जातक को कर लेना चाहिए। और अगला प्रश्न जो है ये अनूप आर्या जी का, इन्होंने लिखा है कि सर अगर शनि स्वराशि में वक्री हैं और उसके साथ ही गुरु वक्री होकर नीच का है और चंद्रमा भी है तो क्या फल होगा? सबसे पहले तो
शनि और गुरु की युति मकर राशि में है, जहां पर गुरु वक्री हैं। तो गुरु मकर राशि में यदि वक्री हो गए तो वो उच्च के समान फल दे रहे हैं। शनि का अपनी ही राशि में वक्री होना अच्छा माना जाएगा। चंद्रमा वहां पर है तो विष योग भी बन रहा है और गजकेसरी योग भी बन रहा है। फलतः कहीं ना कहीं ये आपके आध्यात्मिक उत्थान के लिए अच्छा है, आपके धार्मिक विकास के लिए अच्छा है, बट मानसिक अशांति आपको बनी रहेगी। लेकिन ध्यान साधना इत्यादि में, रिसर्च इत्यादि के क्षेत्र में यदि आप जाते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। गजकेसरी योग और विष योग का जब संबंध बनेगा तो कहीं ना कहीं ये आपको आध्यात्म ध्यान साधना के क्षेत्र में सफलताएं दे सकता है। मानसिक अशांति आपको हो। गुरु और चंद्रमा की युति और शनि और चंद्रमा की युति और शनि और गुरु की युति होने के कारण आपको इस साधना ध्यान के क्षेत्र में आपको सफलताएं दे सकता है। यहाँ पर आपको अच्छा रिजल्ट देखने में मिल सकता है। साधना सिद्धि का योग बना देता है ये। ज्योतिष इत्यादि में, तंत्र मंत्र में या किसी भी तरह की रिसर्च में आपकी रुचि है तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। बट हाँ, मानसिक अशांति आपके साथ में बनी रहेगी, मेंटल स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग आपके साथ में बनी रहेगी। तो इसके लिए यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो ठीक है, मन आपका काफी हद तक इससे शांत हो जाएगा। बाकी जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है वो तो रहेगी ही ना। कहीं ना कहीं जब आप पूजा पाठ इत्यादि करते हो तो उससे भी ऊर्जा डेवलप होती है। ऊर्जा होती है तो आप ओवर थिंकिंग करते हो, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को दी एस्ट्रोलॉजी शो एपिसोड नंबर 117 के लिए सिलेक्ट किया गया था और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बनेंगे। यदि आप भी अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।